अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिमांड इक्वेशन ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ डिमांड इक्वेशन। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिमांड और डिज़ायर में फ़र्क क्या है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और डिमांड फंक्शन क्या है। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डिमांड का और क्वांटिटी डिमांडेड का। तो देन वी विल मूव टू आवर टुडेज टॉपिक, हाउ वी कैन ड्राइव डिमांड इक्वेशन। सो डिमांड क्या है, व्हाट इज़ डिमांड? विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू परचेज एनी गुड और सर्विस। कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ की विलिंगनेस शो करता है, वो कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है, तो हम कहते हैं कि वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि किसी इंसान के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, तब वो डिमांड की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। लाइक पावर टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। अब एक मिसाल से हम ये बात वाज़ह करते हैं कि अगर एक पुअर पर्सन है, वो डिमांड करता है कि मैंने एक बड़ी गाड़ी लेनी है, लाइक ही डिमांड्स फॉर ऑडी A8 या R1। सो क्या हम उसकी इस बात को इकोनॉमिक्स में डिमांड कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ डिज़ायर होगी, क्योंकि उसने विलिंगनेस तो शो कर दी, ठीक है, विलिंगनेस टू परचेज, लेकिन पावर टू परचेज नहीं है उसके पास। इसलिए इकोनॉमिक्स में हम इसे डिमांड नहीं कहेंगे। सो वाइस वर्सा कि अगर एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो एक अच्छी बड़ी गाड़ी परचेज कर सकता है, तो लेकिन वो परचेज करना ही नहीं चाहता। पैसे हैं उसके पास, मतलब पावर टू परचेज है, लेकिन उसने परचेज नहीं करनी। उसके पास पहले बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ी नहीं परचेज करेगा। इसे हम डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें भी डिमांड का एक रूल फॉलो हो रहा है कि पावर टू परचेज है, लेकिन विलिंगनेस नहीं, वो बंदा परचेज करना नहीं चाह रहा। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की डेफिनेशन करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, कि विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज। तो इसे इकोनॉमिक्स में हम डिमांड कहेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की। क्वांटिटी डिमांडेड है कि पर्टिकुलर कमोडिटी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई पर्सन अगर परचेज करने के लिए तैयार है, तो उसे हम इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। Like willingness of consumer to purchase goods and services at a given price level, ठीक है, at a specific time। कि एक ख़ास टाइम पे, यानी कि ख़ास अरसा वक़्त में कोई ख़ास चीज़ किसी ख़ास कीमत पर कोई कंज्यूमर अगर परचेज़ करने के लिए तैयार है, तो उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ की डिमांड हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में बेसिकली लॉ बहुत कम है, मोस्टली थेरीज़ हैं जो कि डिफरेंट मफरूज़ात पे मबनी होती हैं, और डिफरेंट सिनेरियो में वो थेरीज़ ठीक साबित होती हैं। लेकिन कुछ चंद एक लॉ भी हैं जिनमें एक ख़ास अहमियत रखता है लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब किसी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है। व्हेन द प्राइसेस आर हायर, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लोअर। और ये हम अपनी डेली लाइफ में इसे फॉलो करते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन शायद हम इकोनॉमिक्स की नज़र में नहीं देखते कि हम अक्सर मार्केट में जाते हैं तो जो चीज़ हमें
महंगी मिलती है हम वो कम परचेज करते हैं, और जो चीज़ सस्ती मिलती है उसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। वो ये कहता है कि जब किसी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती जाती है, और अगर किसी चीज़ की प्राइसेस डिक्रीज़ होती जाएं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती जाती है। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन बेसिकली मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशन between quantity demanded and price. In mathematical term, we can show as quantity demanded is a function of P, like where P is a price, an independent variable, and quantity demanded is a dependent variable. So price के change होने से quantity demanded change हो जाती है। इस फंक्शन को, इस फंक्शनल रिलेशन को हम इकोनॉमिक्स में डिमांड फंक्शन कहेंगे। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, डिमांड फंक्शन की डेरिवेशन करते हैं। अब हम डिमांड फंक्शन की डेरिवेशन करते हैं। सो फर्स्ट हम एक लीनियर फंक्शन लिखते हैं, y इज इक्वल टू बी प्लस एम एक्स। ठीक है, पहले तो ये बात समझते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन में y जो है y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और b जो है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है, m स्लोप है, और x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसका मतलब ये होगा कि x के चेंज होने से y कितना चेंज होता है। ठीक है, ये स्लोप डिसाइड करती है, जो स्लोप होगी ये डिसाइड कर देगा कि कितने परसेंट या कितना इस वेरिएबल के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल x अगर 1% चेंज होता है तो y वेरिएबल m% चेंज होगा, और b जो है b हमारा इंटरसेप्ट है, जिसे हम ऑटोनोमस फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू बी प्लस एम एक्स है तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़ीरो है, मल्टीप्लाई m सारी टर्म ज़ीरो होगी, तो y कितना चेंज होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम अगर क्वांटिटी डिमांडेड के शेप में लिखें तो क्वांटिटी डिमांडेड में हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी या क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी ए प्लस बी पी। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, पी प्राइस है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो बी डिसाइड करेगा कि बी इसका इंटरसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, तो इस साइड पे हम वाई एक्सिस पे मोस्टली पी रखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम फ्री हैंड से 2 कर्व लगाते हैं कि P1 Q1 और ये है P2 और ये Q2। ये हमने फ्री हैंड से कर्व लगाया। अब इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास प्राइसेस P1 है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो Q1 है। जब प्राइसेस डिक्रीज होगी, प्राइसेस P1 से P2 आ गई और ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांडेड हमारी Q1 से Q2 चलेगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन फुलफिल हो रही हैं कि प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ठीक है, और अब कितना डिक्रीज हुई, कितना फॉरगो किया, तो वो ये एरिया हमें बताएगा।
वाई ओवर एक्स एरिया, वाई ओवर एक्स एरिया कि प्राइसेस कितनी डिक्रीज़ हुई हैं और उसके बदले में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसेस जो हैं, प्राइस डिक्रीज़ हुई है 100 यूनिट से 50 यूनिट प्राइस डिक्रीज़ हुई है। उसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट से इंक्रीज़ होकर 10 यूनिट तक चली गई। ठीक है, तो अब ये हुआ कि 50 यूनिट, ये जो एरिया शो कर रहा है ये शो कर रहा है 50 यूनिट डिक्रीज़, और ये एरिया शो कर रहा है 5 यूनिट इंक्रीज़। अभी यहाँ पे हमने कुछ फर्जी प्राइसेस लिए हैं, लाइक क्यू की प्राइसेस है, पी की प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्राइसेस 50 थी और हम किसी चीज़ के 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड या क्यू 10 है, और जब प्राइसेस इंक्रीज़ होगी, प्राइसेस 100 होगी और क्वांटिटी डिमांडेड हम डिक्रीज़ कर ली, क्वांटिटी डिमांडेड अब 5 होगी। ठीक है, सेम इसी से हमने एक डायग्राम स्केच किया है। वर्टिकल एक्सिस में वाई एक्सिस पे हमने पी रखा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड या क्यू रखा। जब हमारे पास 50 यूनिट्स थे, लाइक प्राइसेस हमारे पास 50 थी, तो हमारी डिमांड जो थी 10 थी। ठीक है, और जब हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज़ होके प्राइसेस इंक्रीज़ होगी और प्राइसेस इंक्रीज़ होके 100 चली गई, ऑटोमेटिकली हमारे क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स कम होके 5 हो गए। तो इन दो पॉइंट्स को, लाइक पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन्हें मिलाने से एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास डिमांड कर्व है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है और ये नेगेटिव स्लोप है, इसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कर्व कहेंगे। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं सेम उसी लीनियर फंक्शन में ये चीज़ें पुट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिखा, वही लीनियर फंक्शन q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बेटा p। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ p, प्राइसेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटरसेप्ट टर्म है, b हमारा स्लोप है, तो यहाँ पे b स्लोप निकालने का फार्मूला है कि डेल्टा क्यू के चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पी, कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू पी। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 5 होगी विद रिस्पेक्ट टू पी, जब पी 50 से 100 होगी। ठीक है, और डेल्टा क्यू चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q2 माइनस Q1, कि Q कितना चेंज हुआ, और उसी तरह P2 माइनस P1। सो अब हम ये फार्मूला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, जिस तरह हमने देखा कि Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1। उसी तरह हमने Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 की वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व किया। ये हमारे पास -10 आ गया, और हमने उसी फार्मूला में Q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा P, तो बीटा जो है वो स्लोप है और स्लोप की हमारे पास वैल्यू -10 आ गई, तो स्लोप की हमने वैल्यू पुट की, तो Q इज़ इक्वल टू A माइनस 10P आ गया। सो यहाँ पे एक बात देखते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ये स्लोप माइनस होता है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये डायग्राम में जब हमने देखा कि ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, उसी तरह डायग्राम में भी शो हुआ है कि प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हुई है। ठीक है, इसी तरह जब हम इस इक्वेशन में वापस आए हैं तो इक्वेशन ने भी शो किया है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन बेसिकली नेगेटिव स्लोप को शो करता है। तो अब हम यहाँ पे ये डिटरमिन करते हैं कि जब प्राइसेस में 1 यूनिट चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में -10 यूनिट चेंज आएगा, कि दोनों का ऑपोजिट यानी कि रिवर्स रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हम इसकी एक और इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि इंटरसेप्ट का यहाँ पे क्या मतलब बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसेस 0 हो जाती हैं,
तो बीटा वाली सारी टर्म ज़ीरो हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। कि अगर किसी चीज़ की प्राइसेस ज़ीरो हो जाएं तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो नहीं होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कुछ ना कुछ होगी, और जो कुछ ना कुछ होगी क्वांटिटी डिमांडेड वो इक्वल होगी अल्फ़ा के। सो क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला हम क्यू डी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा पी, क्योंकि मोस्टली जो बीटा है क्वांटिटी डिमांडेड में ये स्लोप को शो करता है, और ये स्लोप नेगेटिव स्लोप होता है, जो कि हमने डायग्राम में भी बनाया। क्वांटिटी डिमांडेड की जो डायग्राम बनेगी वो नेगेटिव स्लोप डायग्राम बनेगी, जिसमें प्राइसेस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होगा। लाइक एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी, और एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी।